गुड आफ्टरनून बच्चों। 29 जनवरी 2025 का जो जेई मेंस का पेपर था इवनिंग शिफ्ट का, उसको डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का पोर्शन डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखना। तो इसमें मैथ द कॉलम का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको यंग मॉडुलस, टॉर्क, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इन सब की डायमेंशन निकालनी है। चलो सबसे पहले यंग मॉडुलस की डायमेंशन देखते हैं। तो उसके लिए हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल लेंथ। बस सबकी डायमेंशन रखेंगे तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन भी आ जाएगी। पहले फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 ओपन क्रॉस सेक्शन एरिया की डायमेंशन l स्क्वायर। यंग मॉडुलस की डायमेंशन निकालनी है। स्ट्रेचिंग एक टाइप की लेंथ होती है तो उसकी भी डायमेंशन l, और इनिशियल लेंथ भी एक टाइप की लेंथ होती है, उसकी भी डायमेंशन l। तो l से l कैंसिल हो गया, मतलब स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस हो गई। स्ट्रेन डायमेंशन लेस हो गई तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन स्ट्रेस के बराबर ही होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यंग मॉडुलस की डायमेंशन m1 l की पावर -1 t की पावर -2, m1 l की पावर -1 t की पावर -2, ये सेकेंड ऑप्शन है। तो इससे मैच करेगा ये सेकेंड ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको टॉर्क की डायमेंशन निकालनी है। तो हमको बताया कि टॉर्क तो बेसिकली क्या होता है, फोर्स इनटू आर्म लेंथ। तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2 इंटू आर्म लेंथ की डायमेंशन l। तो टॉर्क की डायमेंशन m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो इससे मैच करेगा, फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा। चलो सी पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्मूला कौन सा होता है, किसी स्फेरिकल बॉल पर लगने वाला विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। बस बाकी सबकी डायमेंशन रखेंगे तो ईटा की डायमेंशन भी आ जाएगी। ये फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2, 6 पाई तो जस्ट एक नंबर है, डायमेंशन लेस होता है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। ईटा में तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालनी है, ऐसे ही रहने देते हैं। आर रेडियस जो एक टाइप की लेंथ है तो उसकी डायमेंशन एल, और वी बॉल की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो डिस्टेंस अपन टाइम होता है तो उसकी डायमेंशन एल बाई टी। बता एक एल से एक एल कैंसिल हो गया। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ईटा की डायमेंशन कितनी आएगी यार, m की पावर 1, l को ट्रांसफर करेंगे तो l की पावर -1, और t को ट्रांसफर करेंगे तो t की पावर -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन m1 l की पावर -1 t की पावर -1, तो फर्स्ट ऑप्शन है। तो इससे मैच करेगा फर्स्ट ऑप्शन। और लास्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो अब हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से रिलेटेड सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको पता है कि दो स्फेरिकल प्लैनेट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है, g m1 m2 अपन r स्क्वायर। बाकी सबकी डायमेंशन रखेंगे तो g की डायमेंशन भी आ जाएगी। फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन तो m1 l1 t माइनस 2, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन निकालनी है तो ऐसे ही रहने देते हैं। m1 पहले प्लैनेट का मास, तो मास की डायमेंशन m, m2 दूसरे प्लैनेट का मास, उसकी भी डायमेंशन m, और r प्लैनेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो कि एक टाइप की लेंथ होगी, तो r स्क्वायर की डायमेंशन l स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एक m से एक m कैंसिल हो गया। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करेंगे तो g की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, m को ट्रांसफर करेंगे तो m की पावर -1, l स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो l क्यूब t की पावर -2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2।
तो थर्ड ऑप्शन है, तो इससे मैच करेगा थर्ड ऑप्शन। बस देख सकते हो कि ए से मैच कर रहा है सेकेंड, बी से मैच कर रहा है फोर्थ, सी से मैच कर रहा है फर्स्ट और डी से मैच कर रहा है थर्ड। तो ये आंसर नंबर 2 करेक्ट होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखना, एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन में दे रखा है कि कोई आइडियल गैस है ना, पहले इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम ज़्यादा तेजी से घटता है, और एडियाबेटिक प्रोसेस हो तो उसमें प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम धीरे धीरे घटता है। एसेशन में ये दे रखा है, और रीजन में दे रखा है कि आइसोथर्मल की प्रोसेस इक्वेशन पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो एक बार देखते हैं दोनों चीज़ों को, मतलब एक्चुअली हमको देखना है कि आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में प्रेशर बढ़ाएं तो किस में वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा और किस में तेजी से घटेगा, वो देखना है। ठीक है ना, मतलब इस बार हमको पी और वी नहीं बल्कि वी और पी के बीच ग्राफ बनाना है। चलो पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। तो हमको पता है कि आइसोथर्मल की प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो पी को इधर ट्रांसफर करोगे तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओपन पी, मतलब v प्रोपोर्शनल टू 1/p। तो है ना, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो v प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है, मतलब जैसे से प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे से वॉल्यूम घटेगा। तो चलो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ में ये बता देता हूँ। ठीक है ना, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में v प्रोपोर्शनल टू 1/p होता है, होता जैसे से प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम घटेगा, तो ग्राफ ऐसा डिक्रीजिंग होगा। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो पता है कि एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन क्या होती है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस पी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वी की पावर गामा प्रोपोर्शनल टू वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओपन पी, मतलब v की पावर गामा प्रोपोर्शनल टू 1/p। पावर गामा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो v प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1/गामा। और चलो आसानी के लिए गामा की वैल्यू रख देते हैं ताकि सोचना आसान हो। चलो मान लेते हैं कि डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा कितना होता है, 1 + 2/f करेंगे तो 7/5, गामा 7/5 है तो 1/गामा कितना हो जाएगा, 5/7। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए v प्रोपोर्शनल टू 1/p नहीं होता है, v प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 5/7 इतना होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस में v प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 5/7 है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस में v प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1 से कम है, और होता 1/p की पावर 1 से कम है, तो इसमें तुम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा, कम डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना, तो बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में तो p प्रोपोर्शनल टू 1/p है, तो इसमें जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम तेजी से घटेगा, और एडियाबेटिक में v प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर 1 से कम है, तो इसमें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा। बस पक्का बोल सकते हैं कि आइसोथर्मल में प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम तेजी से घटेगा और एडियाबेटिक में वॉल्यूम धीरे धीरे घटेगा। बताओ, पहला स्टेटमेंट सही है कि आइसोथर्मल में प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम तेजी से घटेगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि आइसोथर्मल की प्रोसेस इक्वेशन पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबेटिक की प्रोसेस इक्वेशन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन में इस चीज का यूज हो रहा है। इससे आंसर कौन सा लिखेंगे, ये वाला आंसर लिखेंगे कि एसेशन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आंसर 2 लिखेंगे। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन एटम है ना, एक हाइड्रोजन एटम है या बहुत सारे हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, वो हमको क्लियरली नहीं दे रखा है। तो पता होगा
कि कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि इस बार बहुत सारे हाइड्रोजन एटम का सैंपल है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है अपने फोर्थ एनर्जी लेवल में, मतलब n इक्वल 4 में, पता है कि फोर्थ एनर्जी लेवल तो अनस्टेबल होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो बस हमको देखना है कि ये फोर्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो ये कितने टाइप के फोटोन या कितने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर सकता है वो देखना है। ठीक, तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन nth एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो कितने टाइप के फोटोन या कितने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर सकता है, n(n-1/2), तो n की जगह तो 4, n-1 की जगह 4-1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइप के फोटोन या 6 टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर सकता है। तो ये आंसर करेक्ट होगा। अब देखो इसमें एक चक्कर है कि कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि हाइड्रोजन एटम का पूरा सैंपल है, लेकिन अगर सैंपल नहीं होता, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम होता है ना, अगर सिंगल हाइड्रोजन एटम होता तब तो वो कितने भी फोटोन निकाल सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने फोटोन या मैक्सिमम कितनी स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करे ऐसा पूछे तो उसके लिए इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गिरना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल 4 से 3 में जाएगा, 3 से 2 में जाएगा और 2 से 1 में जाएगा, तो मैक्सिमम 3 फोटोन या 3 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर सकता है। ठीक है, इन लोगों को इंग्लिश की ग्रामर ही नहीं पढ़ी, आर्टिकल ही नहीं आते हैं, है ना। अगर लिखा होता कि इमिटेड बाय n एटॉमिक हाइड्रोजन तो उसका मतलब पक्का हो गया कि एक ही हाइड्रोजन एटम है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा गया है तो फिर बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि बहुत सारा हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, तब तो कोई चक्कर नहीं है। n(n-1/2) इतने टाइप के फोटोन या इतने टाइप की स्पेक्ट्रल लाइन इमिट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, कोई दो स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसमें लटकाए गए ब्लॉक का मास तो सेम है लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। चलो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका K2, अब दोनों ऑस्किलेट कर रहे हैं और हमको दे रखा है कि दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा वो देखना है। तो चलो उसके लिए पहले है ना, उसके लिए पहले हम इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो हमको अच्छे बताया कि स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो स्प्रिंग मास सिस्टम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, √k/m। तो बताओ ये जो पहला स्प्रिंग मास सिस्टम है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, √k1/m, और जो दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, √k2/m होगी। अब दोनों ऑस्किलेट कर रहे हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। तो पता है कि कभी कोई ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट करे तो जब भी मीन पोजीशन से पास होगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और पता होगा कि SHM में पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ω(n)(a). बस आराम से बताओ कि जो पहला ब्लॉक है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ω(n)(a), ω(n) की जगह √k1/m(a), और ऐसे जो दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम है ना, उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, ω(n)(a), तो ω(n) तो √k2/m(a). बस हमको देखना है कि पहले की मैक्सिमम वेलोसिटी और दूसरे की मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। तो पहले की मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, दूसरे की मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी है, जब रेशियो निकालेंगे तो a से a कैंसिल, m से m कैंसिल, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, k1/k2, है ना, √k1/k2। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसके बारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो देखना है। तो देखो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, वो तुम देखते ही बता सकते हो। इसमें दे रखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 1/e टाइम्स होता है, तो हमको पता है ना, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तुमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा और उसमें हमको चमका कर बताया होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है। और वही तुमको पता होगा कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, EV स्टॉपिंग। तो ई को उधर ट्रांसफर करेंगे तो V स्टॉपिंग इक्वल टू 1/e k max। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 1/e टाइम्स होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन को टिक कर सकते हैं
बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है लेकिन तुम चाहो तो एक बार बाकी ऑप्शन भी देख सकते हो, है ना। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि जो इंटेंसिटी है ना, इसमें दे रखा है कि अगर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घटेगा, तो ये गलत है। हमको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो तो Kmax का छोटा भाई होता है, तो उसका लाइट की इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो लिख भी सकते हो कि बताओ आइंस्टीन की समीकरण के अकॉर्डिंग, है ना, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, h nu - i, और Kmax को हम क्या लिख सकते हैं, EV स्टॉपिंग। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक है जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या कलर पे डिपेंड करती है, उसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। इंटेंसिटी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये गलत है। ऐसे इंटेंसिटी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, ये भी गलत है। अब थर्ड ऑप्शन हम क्या करें कि इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ बढ़ा रहे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ब्लू की जगह रेड कलर की लाइट गिरा रहे, मतलब इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं। तो बस इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। बताओ लाइट की फ्रीक्वेंसी घटेगी तो फोटोन की एनर्जी घटेगी, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी, तो उसका छोटा भाई वी स्टॉपिंग भी घटेगा, डिक्रीज होगा, जबकि यहाँ इंक्रीज होगा ऐसा लिखा है, तो ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन केवल सेकेंड ही होगा, बाकी सब गलत है। तो एग्जाम में तो हमको डायरेक्ट इसी को टिक करना है, बाकी को मेरे ख्याल से देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी एग्जामिनेशन के बाहर हैं तो बाकी सबको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो +x डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मतलब कहने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन या इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन x डायरेक्शन में तो i कैप है। तो हमको पता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेट करते हैं ना, तो बस लाइट वेव की वेलोसिटी की डायरेक्शन i कैप है, तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी वो देखना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इतना तो हमको है ना इतना तो हमको अच्छे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B और लाइट वेव की वेलोसिटी C तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो बताओ इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y और z डायरेक्शन में होने चाहिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड y या z डायरेक्शन में होने चाहिए। तो केवल ये 2 और 4th ऑप्शन में कंपटीशन है, बाकी 1 और 3 तो लॉजिकली रिजेक्टेड हो गए। कंपटीशन केवल इन दोनों ऑप्शन में, तो बस इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो देखना है। तो बस उनको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E और B की वैल्यू को देखना हो या डायरेक्शन को देखना हो, उसमें अपना कोड वर्ड क्या होता है, EBC। बताया था ना पहली क्लास में तुमने ABC पढ़ा होगा, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोड वर्ड क्या होता है, EBC। तो ये दीवार घड़ी बनाते हैं और क्रम से क्या लिख देते हैं, EBC ऐसे लिख देते हैं। तो घड़ी के क्रम से देखें तो E के बाद B आता है ना, तो इससे हम बोल सकते हैं कि E कैप क्रॉस B कैप इक्वल टू कितना होना चाहिए, C कैप। बस दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में। तो बस चेक कर सकते हैं। E कैप इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में से E कैप तो कितना होगा, J कैप। मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में तो B कैप कितना हो जाएगा, K कैप। तो होता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, J कैप क्रॉस K कैप I कैप। और बताओ एक्चुअली लाइट की वेलोसिटी की डायरेक्शन I कैप में ही है, तो ये ऑप्शन E क्रॉस B इक्वल टू C कैप को सेटिस्फाई कर रहा है, इसे करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, ठीक ना, फोर्थ ऑप्शन देखना। फोर्थ ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में। तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में मतलब E कैप तो कितना हो जाएगा, K कैप हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन है तो B कैप कितना हो जाएगा, J कैप।
ना, और सी कैप तो आई कैप में दे रखा है, तो होता है जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो माइनस आई कैप आएगा, जबकि आंसर आई कैप में आना चाहिए। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इससे गलत है, तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा। चलो बच्चों 32 क्वेश्चन देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो आइडेंटिकल बाई कॉन्वेक्स लेंस हैं और सिमेट्रिकल बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब इसके दोनों कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है ना। तो दो सिमेट्रिकल बाई कॉन्वेक्स लेंस है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है, मतलब इसकी फोकल डिस्टेंस f और इसकी भी फोकल डिस्टेंस f है। अब देखो जो पहला लेंस है उसको ऐसे काटा है, मतलब लॉन्गिट्यूडनली काटा है। तो हमको अच्छे पता है कि किसी लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मतलब लॉन्गिट्यूडनली तुम कितने भी पार्ट में काटो फोकल डिस्टेंस वही की वही रहती है। तो इस लेंस की फोकल डिस्टेंस f है, तो इसके अपर हाफ की भी फोकल डिस्टेंस f होगी और लोअर हाफ की भी फोकल डिस्टेंस f होगी। तो L1 और L2 इन टुकड़ों की तो फोकल डिस्टेंस f ही रहेगी। अब सेकेंड लेंस में देखना, तो देखो जो सेकेंड लेंस है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर काट रहे हैं, तो ट्रांसफर डायरेक्शन में कट कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है किसी भी लेंस को ऐसे कट करें हो तो ट्रांसफर डायरेक्शन में कट करें तो तब आधी होगी, और कौन आधी होगी, पावर आधी होगी। पता होगा ना कि लेंसेज को जोड़ दें तो जो जुड़ती है वो कौन जुड़ती है, पावर जुड़ती है। वैसे ही लेंस को बीच में ऐसे काट दें तो जो आधी होगी वो भी कौन आधी होगी, पावर आधी होगी। पावर आधी होगी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली फोकल डिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो इस लेंस की फोकल डिस्टेंस f है, तो इसके इस टुकड़े की फोकल डिस्टेंस डबल होगी 2f, और इस टुकड़े की भी फोकल डिस्टेंस डबल होगी 2f। मतलब लेंस L3 की फोकल डिस्टेंस 2l और ये जो टुकड़ा L4 है उसकी भी फोकल डिस्टेंस 2f। तो बस हमको पूछा है कि लेंस L1 है ना, इसकी फोकल डिस्टेंस को f1 बोल लेता हूँ, और लेंस L3 इसकी फोकल डिस्टेंस को f3 बोल लेता हूँ, उसका रेशो। तो लेंस L1 की तो फोकल डिस्टेंस कितनी f, और लेंस जो L3 है उसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है 2f, तो रेशो 1/2 आएगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन 33 में देखना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हम इन्फिनिटी लार्ज कोई चार्ज प्लेट का यूज करते हैं जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमको अच्छे बताया कि इन्फिनिटी लार्ज कोई अगर प्लेट हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। पढ़ा होगा ना कि इन्फिनिटी लार्ज कोई अगर कोई प्लेट हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और देखो प्लेट के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू कोई छोटा डायपोल रखा है, और इस बार हमको दे रखा है कि ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी x डायरेक्शन में होगा और डायपोल भी x डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा हुआ है। तो बस डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा और टॉर्क कितना लगेगा वो हमको देखना है। तो बस कर सकते हैं ना हम। तो तुम बताओ कि इस इन्फिनिटी लार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। तो बताओ इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लस क्यू रखा है उस पर तो फोर्स आगे की ओर लगेगा क्यू ही, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो माइनस क्यू है उस पर फोर्स पीछे की ओर लगेगा क्यू ही। तो बस बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए प्लस क्यू पर फोर्स जितना आगे की ओर लगेगा माइनस क्यू पर फोर्स उतना ही पीछे की ओर लगेगा। तो दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लेट के कारण डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होगा ही, लेकिन इस बार रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा। बताओ ये जो दोनों फोर्स है वो डायपोल की लाइन में ही है ना, दोनों जो फोर्स है वो डायपोल की लाइन में ही है। तो होता है तो केवल डायपोल को खींचेंगे घुमा नहीं पाएंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स के साथ साथ इस बार रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा। तो एक तो लॉजिकली दिख रहा है कि इस बार जो फोर्स लग रहे हैं वो रॉड के अलोंग ही लग रहे हैं, घुमा ही नहीं पाएंगे, इससे टॉर्क भी जीरो होगा। या तुम चाहो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो कि बताओ इस बार प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे की ओर और डायपोल मोमेंट भी आगे की ओर है, तो इस बार जो डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, इससे इस बार डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल जीरो होगा, थीटा इक्वल जीरो होगा, और थीटा इक्वल जीरो होगा तो टॉर्क भी जीरो। डायपोल पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है P sin थीटा, तो इस बार डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा है, थीटा जीरो साइन थीटा जीरो तो टॉर्क भी जीरो। तो इस बार प्लेट के कारण डायपोल पर रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगा और रिजल्टेंट टॉर्क भी जीरो होगा।
अब एक और चीज़ देखनी है कि है ना, फोर्स तो जीरो होता ही, लेकिन टॉर्क भी जीरो है, मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन मतलब इस बार थीटा इक्वल जीरो है। और क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि थीटा इक्वल जीरो तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, पढ़ा होगा ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखें तो थीटा इक्वल जीरो तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल जी का मिनिमा बनता है। तो इसमें कौन सा थर्ड सही है ना, कि होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में तो पोटेंशियल जी मिनिमम होगी और टॉर्क जीरो होगा, तो ये सही है। बाकी चेक करोगे तो बाकी गलत हैं, जैसे ए ऑप्शन दे रखा है कि डायपोल पर टॉर्क तो जीरो होगा, तो सही है, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द शीट लगेगा, है गलत है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी चेक करोगे तो बाकी सब गलत है ऑप्शन। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। तो देखो इसमें कोई सर्किट है, इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट दे रखे हैं, तो बस हमको देखना है कि इस बार आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है, और आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन आ गया तो उसके बाद इस सिस्टम की ट्रुथ टेबल बनानी है। तो बस सबसे सिस्टमेटिक तरीका ये होता है कि आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो होता इधर से इनपुट कितना एंटर करेगा ए, है ना, इधर बी है, तो होता है जो नॉट गेट उसका उल्टा कर देगा, मतलब इधर कितना बनेगा बी बार, है ना। बस आराम से बताओ कि इधर एंटर करा ए, इधर बी बार, तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, तो क्या कर देगा ए इंटू बी बार कर देगा। अब इधर देखते हैं, तो बता इधर से एंटर कितना कर रहा है बी, और इधर से ए एंटर करा है, तो नॉट गेट इसका उल्टा कर देगा ए बार, तो बता इधर से एंटर करा है ए बार, इधर से एंटर करा है बी, तो एंड गेट दोनों का मल्टीप्लाई कर देगा, तो इससे आउटपुट क्या बन करके आएगा ए बार इंटू बी। तो बस आराम से बताओ कि इधर से कितना एंटर करा ए इंटू बी बार, इधर से कितना एंटर करा ए बार इंटू बी, तो बताओ ये और गेट है तो दोनों का बुलियन एडिशन करेगा, तो फाइनल आउटपुट कितना हो जाएगा ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। और कोई स्मार्ट पर्सन हो, है ना, स्मार्ट पर्सन देखते ही समझ गया कि इस बार आउटपुट ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी है। बताओ ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है, एक्सक्लूसिव और गेट का होता है। बस कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम एक एक्सक्लूसिव और गेट के टाइप से काम करेगा, तो इसकी ट्रुथ टेबल भी एक्सक्लूसिव और गेट जैसी आएगी। मतलब आउटपुट 1 तभी होगा जब ए और बी में से एक्सक्लूसिवली केवल कोई एक 1 हो, तभी आउटपुट 1 आएगा, बाकी दोनों 1 हो तब तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो पता है फोर्थ ऑप्शन में ऐसा ही है कि ए और बी में से कोई एक 1 है तभी आउटपुट 1 है, बाकी दोनों 1 हो तो आउटपुट 0। तो ये पूरा सिस्टम एक्सक्लूसिव और गेट के टाइप से काम कर रहा है ना। इस देश का ट्रुथ टेबल एक्सक्लूसिव और गेट जैसा होगा, फोर्थ करेक्ट है। अब देखो अगर किसी ने एक्सक्लूसिव और गेट नहीं पढ़ा हो तो इसको ट्रुथ टेबल बना करके भी निकाल सकते हैं। तो तुम बताओ कि फाइनल आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या आ गया ए बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो बस अलग अलग ए और बी की वैल्यू के लिए आउटपुट कितना आएगा वो निकाल सकते हो। चलो मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ, इधर ए की वैल्यू रखेंगे, इधर ए बार, इधर बी की वैल्यू निकाल रखेंगे, उससे बी बार निकालेंगे, और इस बार अपना फाइनल आउटपुट क्या है ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले ए जीरो बी जीरो, ए जीरो तो ए बार 1, बी जीरो तो बी बार 1, तो आउटपुट ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। बस बताओ ए कितना है 0, बी बार कितना है 1, प्लस ए बार कितना है ना, ए बार कितना है 1 और बी बार 0। तो ये 0 और 1 का मल्टीप्लाई भी 0, 1 और 0 का मल्टीप्लाई भी 0, तो इसका एडिशन भी 0। चलो अगले केस में ए 0 बी 1 रखते हैं, ए 0 1 रखेंगे तो ए बार 1, बी 1 है तो बी बार 0, तो आउटपुट ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। तो बस ए तो कितना है 0, बी बार कितना है 0, ए बार कितना है 1 और बी कितना है 1, तो आउटपुट 1 आ गया। ऐसे ही ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0 रखेंगे तब तो वही की वैसी कहानी चलेगी, तो तब भी चेक करोगे तो आउटपुट 1। और लास्ट में A1 B1 रखते हैं,
तो होता A1 रखेंगे तो A बार 0, B1 रखेंगे तो B बार 0, तो बस आउटपुट A इंटू बी बार प्लस A बार इंटू बी। तो बस बताओ इस बार है ना, इस बार A बार 0 है, A बार 0 है तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, और B बार 0 है तो ये भी चीज़ 0, तो आउटपुट 0 आएगा। बस ये ट्रूथ टेबल कौन सी है बताओ, फोर्थ ऑप्शन है, तो इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा कि किसी ने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा हो तो इसके बाद डायरेक्ट समझ जाएगा कि एक्सक्लूसिव और गेट है तो ट्रूथ टेबल एक्सक्लूसिव और गेट जैसी होगी। अगर किसी ने एक्सक्लूसिव और गेट नहीं पढ़ा हो तो इसको ऐसे डिटेल में निकाल सकते हो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और इसके सेंटर पर हमने कोई चार्ज रखा है, लेकिन ये चार्ज सेंटर पे रखा हो या अंदर किसी और पॉइंट पे रखा हो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कोई पॉइंट चार्ज रख दिया है। चलो इसका चार्ज क्यों मान लेते हैं। चार्ज होगा तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो उसके कारण गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। और हमको दे रखा है कि इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना है, -2 × 10⁴ है। आगे तो यूनिट दे रखी है, तो फ्लक्स इतना है, तो इसके अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू इन कितना होगा वो देखना है। बस डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ये बंद डब्बा है तो क्लोज सरफेस है ना, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस हो या कोई बंद डब्बा हो, किसी बंद डब्बे से निकलने वाला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स कितना होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस एप्सिलॉन नॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्यू इन कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो बस इस गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज क्यू ही है ना, तो अंदर प्रेजेंट चार्ज तो क्यू इक्वल टू नेट फ्लक्स, तो इससे निकलने वाला रिजल्टेंट फ्लक्स कितना है, -2 × 10⁴ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.85 × 10⁻12। इसको सॉल्व कर लेना, तो इससे क्यू आ जाएगा। एक तो पीछे माइनस आएगा, 8.85 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये है ना, 8.85 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 17.7 क्या आएगा, इनटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁸। तो बस इस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज -17.7 × 10⁻⁸, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 इसको देखते हैं। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि दो आइसोथर्मल लाइन है ना, उनके लिए पीवी का ग्राफ दे रखा है। तो हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना। तो देखो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें टेम्परेचर 500 केल्विन जितना कांस्टेंट है, और ये दूसरा आइसोथर्मल प्रोसेस में तो दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें टेम्परेचर 450 केल्विन जितना कांस्टेंट है। अब देखो हमको दे रखा है कि कोई पॉलीएटॉमिक लेकिन आइडियल गैस है। चलो इसमें नंबर ऑफ मोल n मान लेते हैं, और शुरू में गैस इस स्टेट A पर है जहाँ चलो प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हैं। चलो प्रेशर को P और वॉल्यूम को VA मान लेते हैं ना। अब देखो इस गैस में क्या करेंगे, पहले एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं, है ना, और एडियाबेटिक प्रोसेस कराते हुए गैस को A से B स्टेट तक पहुंचाया है, और उसके बाद B से C तक गैस में कौन सा प्रोसेस करा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस करा रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ हमको VA VB VC ये सब हमको दे रखा है। तो बस पूछा है कि A से B और B से C इन पूरे प्रोसेस में गैस को दी गई टोटल हीट गिवन कितनी होगी वो देखना है। तो बस क्या करेंगे, A से B तक हीट गिवन अलग निकालेंगे और B से C तक हीट गिवन अलग। पहले A से B तक, तो बस आराम से बताओ A से B तक तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में तो गैस को दी गई हीट गिवन बिल्कुल 0। अब चलो B से C तक देखते हैं। तो तब B से C तक कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो तब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हीट गिवन होगा ना। और हमको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वही हीट गिवन कितना होगा, सिंपली वर्क डन प्लस चेंज इन इंटर एनर्जी। चेंज इन इंटर एनर्जी देखनी है तो हमको अच्छे पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, तो चेंज इन इंटर एनर्जी 0। और वर्क डन तो हमको होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बेसिकली क्या होता है, nRT log V फाइनल अपन V इनिशियल। तो हमको पता है
कि आइसोथर्मल में चेंज इन इंटरएनर्जी तो 0 होती है, तो इस बार वर्क nRT log V फाइनल ओपन V इनिशियल, तो गैस को दी गई हीट गिवन भी nRT log V फाइनल ओपन V इनिशियल ही होगी। तो बस B से C तक हीट गिवन निकाल सकते हैं ना। चलो N को ऐसे रहने देते हैं RT, तो B से C तक जो आइसोथर्मल प्रोसेस उसमें टेम्परेचर 450 केल्विन जितना कांस्टेंट है, तो B से C तक टेम्परेचर 450 केल्विन जितना कांस्टेंट है। आगे नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल ओपन V इनिशियल, तो B से C तक के प्रोसेस में V फाइनल का काम कौन करेगा? C पर वॉल्यूम, और हमको दे रखा है कि C पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है, 8 इंटू 10⁻⁻6 ओपन V इनिशियल, तो V इनिशियल का काम कौन करेगा? B पॉइंट पर वॉल्यूम, और B पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो कितना आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, ये 450 NR आ गया, और ये सॉल्व करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 8/6 मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 4/3। बस टोटल हीट गिवन भी निकाल सकते हो। बताओ A से B तक तो एडियाबेटिक था, उसमें तो हीट गिवन 0, और B से C तक आइसोथर्मल है तो उसमें हीट गिवन कितना होगा 450 NR इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 4/3, टोटल हीट गिवन इतना आ गया। तो बस अब हमको हीट गिवन पर मोल निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें मोल N का डिवाइड कर देंगे, तो N से N कैंसल, तो हीट गिवन पर मोल कितना हो गया 450 R नेचुरल लॉग ऑफ 4/3, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। 450 R नेचुरल लॉग ऑफ 4/3 को नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इसी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन देखो इसमें एक चक्कर है, तो इसमें एक चक्कर है, बताओ B से तक आइसोथर्मल, बताओ B से तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हमको होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो PV का मल्टीप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन इस बार तुम देखोगे तो B और C पर PV का मल्टीप्लाई सेम नहीं आ रहा है। बताओ B पॉइंट पर अगर PV का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.3 आएगा ना, और C पॉइंट पर PV का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.08। तो बस B और C पर PV का मल्टीप्लाई सेम नहीं आ रहा है, तो आइसोथर्मल में PV का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए, लेकिन इस बार PV का मल्टीप्लाई सेम नहीं आ रहा, तो डेटास बहुत ही खराब उन्होंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई nRT को PV लिख दे तो P इनिशियल V इनिशियल कुछ और होगा, और P फाइनल V फाइनल कुछ और होगा, तो बुरी तरह फंस जाएगा। तो इसमें P इनिशियल V इनिशियल या P फाइनल V फाइनल से करने से कोई आंसर नहीं आएगा। तो ये जो डेटाज हैं वो सही से इन्होंने सिलेक्ट नहीं किए, तो इसमें T से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो थोड़ी सी गलती है, फिर भी इसको किया जा सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो इस क्वेश्चन दे रखा है कि अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो इनमें जो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है उससे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज़ होना चाहिए उसकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होनी चाहिए वो देखना है। तो देखो इतना क्लियरली तो नहीं दे रखा है, लेकिन है ना, वैसे अपने सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम होता है उसको थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोलते हैं। तो अपने सिलेबस में नहीं, लेकिन थोड़ा सा काम कैसे करता है वो देखना। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का जो सिस्टम होता है उसको थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर बोलते हैं। तो इसका प्रिंसिपल एक बार देख लेना। तो देखो ऐसा करते हैं कि इधर कोई हॉट ऑब्जेक्ट लेते हैं और इधर कोई हॉट ऑब्जेक्ट लेते हैं और इधर कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं, इधर मेटेलिक पार्ट बनाते हैं और इधर N टाइप का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं और इधर P टाइप का सेमीकंडक्टर यूज करते हैं, बीच में स्पेसिंग होगी। तो बस अब तुम देखोगे कि इस बार टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसके कारण इस और इस पॉइंट के बीच वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और इसके बीच कोई बल्ब लगा देंगे तो बल्ब में करंट भी फ्लो होगी। कैसे वर्क करता है थोड़ा शॉर्ट में देख लेना, डिटेल तो अपने सिलेबस के बाहर है, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा देख सकते हो।
ठीक है। तो बताओ कि मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट काफ़ी गर्म ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। तो बस बताओ ये वाला पार्ट हाई टेम्पेयर पे और ये वाला पार्ट लो टेम्पेयर पे है, तो होता है हीट फ्लो होगी, और हमको होता है कि हीट नेचुरली हाई टेम्पेयर से लो टेम्परेचर की ओर मतलब ऐसे नीचे की ओर फ्लो होगी। तो होता है हीट फ्लो होगी, तो उसके साथ साथ कुछ चार्ज, काफ़ी सारे चार्ज कैरियर भी फ्लो होंगे। तो द एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो होता है इसमें हीट नीचे की ओर फ्लो होगी, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन भी नीचे की ओर फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर फ्लो होंगे तो इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक पार्ट में जमा हो जाएंगे। तो इस मेटेलिक पार्ट में इलेक्ट्रॉन जमा होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के टाइप से काम करेगा। और यहाँ भी वही होगा कि होता है इधर भी हीट फ्लो होगी नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, मतलब नीचे की ओर फ्लो होगी। हीट फ्लो होगी तो उसके साथ साथ चार्ज कैरियर भी फ्लो होंगे, और होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन होते हैं? होल्स। तो क्या होगा कि होल्स नीचे की ओर फ्लो होंगे, ठीक है ना। बताओ हीट नीचे की ओर फ्लो होगी तो उसके साथ साथ काफ़ी सारे होल्स भी नीचे की ओर फ्लो होंगे, तो यहाँ होल्स जमा हो जाएंगे, और हमको होता है कि होल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज के इक्वलेंट होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, समझ जाना कि ये जो होल्स है उसका मोशन इनडायरेक्ट होता है। एक्चुअली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे, है ना, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि होल्स नीचे आएंगे, और होल पॉजिटिव चार्ज के इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए ये वाला पार्ट इफेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बस बताओ ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा मतलब हाई पोटेंशियल पर होगा, इधर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा मतलब लो पोटेंशियल पर होगा, तो दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और ये है ना सिलेबस में तो नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि टेम्पेयर डिफरेंस के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो अप्रोक्सीमेटली टेम्पेयर डिफरेंस के प्रोपोर्शन होता है। मतलब हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ये वोल्टेज भी ज़्यादा जनरेट होगा। और बस इसके बीच अगर बल्ब लगा दें तो बल्ब में करंट भी फ्लो होगी या बल्ब जलने भी लगेगा, तो इस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस इनका कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ किए, तो ये जो मटेरियल है ना, इनके बारे में बात कर रहा है। तो पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ किए, तो ये जो सेमीकंडक्टर है, यह मटेरियल जो है उसमें क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? तो बताओ थर्मल कंडक्टिविटी तो कम होनी चाहिए, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा, तो उसके कारण वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उसके लिए इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। बताओ थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई तो हीट तुरंत फ्लो हो जाएगी और दोनों का टेम्परेचर फाइनली बराबर हो जाएगा, तो हमको ज़्यादा टाइम तक वोल्टेज नहीं मिल पाएगा, है ना। प्रॉपर वोल्टेज मिले तो उसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा, तो ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी खासी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी खासी होगी तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्लो हो पाएंगे। तो बस हम कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए, उसके लिए जो पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी तो लो होनी चाहिए ताकि ज़रा टाइम तक हमको वोल्टेज मिल पाए, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन होल आसानी से बह पाए। तो ये थर्ड आंसर होगा। तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जैसा है लेकिन फिर भी इसको किया जा सकता है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। तो इसमें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, हमको इनकी यूनिट देखनी है। तो ए ऑप्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो हमको होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट तो टेस्ला होती है, लेकिन इसकी छोटी यूनिट क्या होती है? गॉस होती है, जहाँ तुमको पता होगा कि 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला होती है लेकिन छोटी यूनिट गॉस होती है, तो इससे कौन मैच करेगा? ये थर्ड वाला पार्ट। फिर बी ऑप्शन में दे रखा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब उनके कहने का मतलब है एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको पता है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी एक्चुअली
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की छोटी बहन है, और पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी हो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, बी बाय म्यू नॉट। तो उसमें हम किसी के भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो आसानी के लिए सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पता है कि सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए इसमें म्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे, तो सोलेनोइड के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, एन आई इतनी आ जाएगी। तो बस सोलेनोइड के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो म्यू नॉट एन आई, लेकिन उसकी छोटी बहन एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होगी, एन आई। बस करंट की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर, स्मॉल एन नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट 1/मीटर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर पर मीटर। तो एनटीए का जो पेपर था उसमें एम्पियर इंटू मीटर था, लेकिन इनकी भावना एम्पियर पर मीटर से ही थी, तो इससे कौन मैच करेगा, ये चौथा है। थोड़ी सी उनसे मिस प्रिंटिंग हो गई थी। चलो सी ऑप्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमको होता है मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट टेस्ला, एरिया की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर को शॉर्ट फॉर्म में वेबर बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की स्टैंडर्ड यूनिट वेबर हो गई मत, तो इससे सेकेंड मैच करेगा। अब डी ऑप्शन मैग्नेटिक मोमेंट, तो हमको पता है कि किसी लूप का मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या होता है, एन आई ए। एन तो नंबर ऑफ वाइंडिंग, वो तो यूनिट लेस होगी। आई करंट की यूनिट एम्पियर, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है, फर्स्ट वाला होगा, तो इससे मैच करेगा फर्स्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा, थर्ड सही होगा, है ना। ए से मैच करा है 3, बी से मैच करा 4, सी से मैच करा है 2, और डी से मैच करा है 1, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसकी यूनिट एम्पियर पर मीटर होती है, जबकि एनटीए का जो पेपर था उसमें एम्पियर इंटू मीटर दे रखी थी। तो ये किसी से भी एक्चुअली मैच नहीं करा है, तो इस क्वेश्चन को उन्होंने बोनस दिया था। एक्चुअली बोनस देना जरूरी नहीं है, अगर ये ऑप्शन कोई नहीं कर पाए, लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन है, मतलब ए सी और डी से भी किया जा सकता है कि ए से मैच करा है थर्ड, सी से मैच करा है सेकेंड, और डी से मैच करा 1, तो उसके अकॉर्डिंग इसको किया जा सकता था। भले एक ऑप्शन में थोड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी किया जा सकता था, है ना। तो फिर भी एनटीए ने इसको बोनस किया था। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि 3 आइडेंटिकल बॉल हैं ए, बी और सी। इनिशियली बॉल ए की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, बॉल बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और बॉल सी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तीनों बॉल का मास सेम है, और तीनों के बीच जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो बहुत सारी टक्करों के बाद फाइनली हर एक बॉल की वेलोसिटी कितनी कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो यहाँ जगह थोड़ी कम है तो अलग बना देता हूँ। तो वही हमारे पास 3 बॉल थी ए बी सी, तीनों का मास सेम था। ए की इनिशियल वेलोसिटी 5, बी की इनिशियल वेलोसिटी 2 और सी की इनिशियल वेलोसिटी 4 है। तो बस कोलिजन परफेक्ट है, इलास्टिक है ना, तो फाइनली उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अभी सी की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा और बी की थोड़ी कम है, तो इन दोनों के बीच तो टक्कर नहीं होगी, लेकिन इन दोनों के बीच सबसे पहले टक्कर होगी। बताओ ना, ये जो बी है उसकी वेलोसिटी कम है और ए की वेलोसिटी रिलेटिवली ज़्यादा है, पीछे वाले बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये दोनों बॉल टकराएंगी। तो सबसे पहले इन दोनों बॉल की भी टक्कर होगी। और हमको पता है कि दोनों बॉल का मास सेम है और कोलिजन परफेक्ट इलास्टिक है, तो टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज तो क्या सिंपली इंटरचेंज हो जाएगी। मतलब बॉल ए की वेलोसिटी जो 5 मीटर पर सेकेंड थी वो बॉल बी पर आ जाएगी, और बॉल बी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड वो बॉल ए पर आ जाएगी, है ना। और सी की वेलोसिटी तो 4 की 4 ही है। अब बताओ, अब बॉल ए की वेलोसिटी कम हो गई और बी की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो बेचारी बॉल ए तो पीछे रह जाएगी और बॉल बी उसको उससे आगे निकल जाएगी। तो इन दोनों के बीच तो कोई टक्कर नहीं होगी, लेकिन
अब इन दोनों की भी टक्कर होगी। बताओ, इसमें जो पीछे वाली बॉल बी है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है और आगे वाली बॉल सी की वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, तो अब इन दोनों की टक्कर होगी। और वही कंसेप्ट यार कि मास सेम, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो इस बार भी टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी सिंपली इंटरचेंज हो जाएगी। तो बी की वेलोसिटी जो 5 है वो पूरी पूरी सी पर आ जाएगी और सी की वेलोसिटी जो 4 है वो पूरी पूरी बी पर आ जाएगी। तो बस अब और कोई टक्कर नहीं होगी। बताओ, जो सबसे पीछे वाली बॉल ए उसकी वेलोसिटी सबसे कम है तो पीछे रह जाएगी, बी की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी आगे निकल जाएगी और सी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो सबसे आगे रहेगी। तो अब और कोई टक्कर नहीं होगी। तो सारे कोलिजन के बाद फाइनली क्या होगा, बॉल ए की वेलोसिटी 2, बॉल बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और बॉल सी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनली ये होना चाहिए। जबकि ऑप्शन दे रखा है कि फाइनली बॉल ए की वेलोसिटी 4, बॉल बी की वेलोसिटी 2 और बॉल सी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा दे रखा है जो कि गलत है। तो एसर्शन तो गलत हो गया और रीज़न सही है। रीज़न में लिखा है कि आइडेंटिकल मास की बॉल्स के बीच परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो तो उस केस में उनकी वेलोसिटी सिंपली इंटरचेंज हो जाती है, तो ये सही है। एसर्शन तो गलत है लेकिन रीज़न सही है। ये कौन सा ऑप्शन है वो देख सकते हो, है ना, ए ऑप्शन होगा। एसर्शन तो गलत है और रीज़न सही है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कांच से बना कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5 है। जब इसको एयर में रखते हैं तब इसकी फोकल डिस्टेंस 24 है, तो जब इसको पूरा वाटर में डुबो दें तब उसकी फोकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वो देखना है। तो चलो इसको भी अलग डायग्राम में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही कोई कॉन्वेक्स लेंस है, कांच का बना है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5, एयर में इसकी फोकल डिस्टेंस 24 है, तो वाटर में कितनी होगी वो देखना है। चलो पहले मान लेते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने एयर में रखा है। तब इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। बताओ, थिन लेंस है और लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो इसकी फोकल डिस्टेंस के लिए अपना लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी, 1/f इक्वल टू n लेंस अपन n मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलो पहले में इसको एयर में रखा है तब इसकी फोकल डिस्टेंस 24 है, तो वैल्यू रखते हैं। तो 1/f, तो बता जब इसको एयर में रखते हैं तब इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी है 24, इक्वल टू n लेंस कितना है 1.5, इसको 3/2 लिख सकते हैं। n मीडियम, तो बताओ बाहर का मीडियम भी तो एयर है, तो n मीडियम 1 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, चेंज नहीं हुआ तो उसको छेड़ते नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो LHS में तो 1/24, 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो पहली इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड केस में देखना, तो इस सेकेंड केस में क्या किया है कि वही लेंस है लेकिन अब इस लेंस को हमने वाटर में डुबो दिया है, जहाँ इस वाटर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.33 दे रखा था, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 4/3 भी लिख सकते हैं। अब इसकी फोकल डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो वाटर में डुबोने पर इसकी फोकल डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, f' बोल देते हैं। तो बस इस बार भी लेंस मेकर फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो 1/f, तो सेकेंड केस में इसकी फोकल डिस्टेंस निकालनी है तो इसको f' मान लेते हैं, इक्वल टू n लेंस अपन n मीडियम। तो n लेंस तो कितना है 3/2 अपन n मीडियम कितना है इस बार 4/3 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f' इक्वल टू, इसमें इसका डिवाइड कर लोगे ना कितना आ जाएगा, ये 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 1/8 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। बस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो सॉल्व करने के लिए r1 r2 को हटाना है तो इसमें इसका डिवाइड करते हैं। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो LHS में क्या आ जाएगा f'/24, फिर इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/2 मतलब 4
और डिवाइड करेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 कैंसल, तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ गया 24 इंटू 4 में तो 96 सेंटीमीटर। बस एयर में इसकी फोकस डिस्टेंस 24 है, तो वाटर में डुबोने पर इसकी फोकस डिस्टेंस 96 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है दो कैपेसिटर है C1 और C2। तो हमको दे रखा है जो पहला कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस कितना दे रखा है हमको 6 माइक्रोफेरेड, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस हमको कितना दे रखा है 12 माइक्रोफेरेड। देखो जो पहला कैपेसिटर है उसको 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रखा है, तो बस 5 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रखा है तो इसका इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। और जो दूसरा कैपेसिटर है शुरू में अनचार्ज है तो इसका वोल्टेज 0 होगा। अब हमने क्या कर दिया है कि इन दोनों कैपेसिटर को जोड़ दिया है, तो बस जोड़ने पर कैपेसिटर में फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा वो देखना है। तो हमको पता है कि दो कैपेसिटर को जोड़ा है ना, तो इन दोनों कैपेसिटर जोड़ेंगे तो चार्ज फ्लो होगा नेचुरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा, और तब तक फ्लो होगा जब तक कि उनका पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इनका फाइनल या कॉमन पोटेंशियल कितना होगा वो देखना है। ठीक है, डायरेक्ट तुमको पता होगा कि दो कैपेसिटर को जोड़ने पर इनका फाइनल या कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाता है C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। तो इन दोनों को जोड़ने पर इनका कॉमन पोटेंशियल C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। C1 कितना है 6 माइक्रो, V1 इसका इनिशियल पोटेंशियल 5, C2 उसका कैपेसिटेंस कितना है 12 माइक्रो, V2 इसका इनिशियल वोल्टेज 0 अपन C1 प्लस C2, तो C1 तो 6 माइक्रो प्लस C2 कितना है 12 माइक्रो। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना तो ये कितना हो जाएगा 30/18। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 5/3 वोल्ट। तो बस इनको जोड़ने पर इनका कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5/3 वोल्ट हो जाएगा। तो बस फाइनली इसका भी पोटेंशियल 5/3 और इसका भी 5/3, तो फाइनली दोनों कैपेसिटर पर चार्ज देख सकते हो ना। फाइनली इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा C1 इंटू वी कॉमन, C1 कितना है 6 माइक्रो इंटू वी कॉमन कितना है 5/3, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा 10 माइक्रो कूलम। और फाइनली इस कैपेसिटर का चार्ज कितना हो जाएगा C2 इंटू वी कॉमन, C2 तो कितना है 12 माइक्रो इंटू वी कॉमन कितना है अपने पास 5/3। तो सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा ये 20 माइक्रो कूलम। तो बस फाइनली फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज 10 माइक्रो कूलम, दूसरे का 20 माइक्रो कूलम, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 देखना। तो देखो इसमें हमको दे रखा है कि तीन पार्टिकल हैं, तीनों का मास सेम है, और ये तीनों पार्टिकल ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, इसके कॉर्नर से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये पार्टिकल v की वेलोसिटी से ए डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल v की वेलोसिटी से ऐसे, और ये v की वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो बताओ इनके बीच म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा, तो उसके कारण ये पास पास आएंगे, और कॉमन से बोल सकते हैं कि तीनों पार्टिकल बिल्कुल आइडेंटिकल मूव कर रहे हैं, तो बताओ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पास आएंगे, और फाइनली ये तीनों कहाँ मिलेंगे इस ट्राइंगल के सेंटर पर जा कर के मिलेंगे। बस ट्राइंगल के सेंटर के रिस्पेक्ट में इन तीनों पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। तो चलो अलग डायग्राम में कर लेते हैं। तो हमको दे रखा है ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके कॉर्नर ए बी और सी से तीन पार्टिकल हैं जो v की वेलोसिटी से एक दूसरे की और मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मिडिल पॉइंट पर ही मिलेंगे ना। बस सेंटर पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। बस बताओ तीनों एक जैसे मूव करें ना, तो सेंटर पॉइंट के अबाउट किसी एक का एंगुलर मोमेंटम देख लेंगे, और तीनों का एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा तो फिर सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो चलो इस सेंटर पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं। तो द सेंटर पॉइंट के अबाउट
इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कौन सा बेटर रहेगा, mv r परपेंडिकुलर बेटर रहेगा, है ना। तो सेंट्रल पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, mv r परपेंडिकुलर, m तो इसका मास, v इसकी वेलोसिटी, और r परपेंडिकुलर क्या होता है, वेलोसिटी के लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी की लाइन को आगे बढ़ा देंगे और एक्सिस से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वेलोसिटी की लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r परपेंडिकुलर ये होगी। तो इसको ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं ना। ऐसा करते हैं कि इस सेंटर को साइड से जोड़ देते हैं। तो हमको बताए कि टोटल साइड a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2, और इक्वलेटर ट्राइंगल में टोटल एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। बस अब ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री है, बेस a/2 है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा a/2 का tan 30, जहाँ tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ये r परपेंडिकुलर अपने पास कितना आ गया a/2√3। बस ट्राइंगल के मिडिल पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mv और r परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a/2√3 है। तो सेंटर पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम इतना हो गया। और डायरेक्शन देख सकते हो ना, बताओ सेंटर पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो बस बताओ, जिस सेंटर पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इतना हुआ, वैसे ही सेंटर पॉइंट के अबाउट इसका भी एंगुलर मोमेंटम उतना ही होगा। दोनों सिमेट्रिकल है ना, जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा और वही उसके साथ भी होगा। तो सेंट्रल पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम उतना है, तो सिमेट्रिकली दूसरे पार्टिकल का भी उतना ही होगा और तीसरे पार्टिकल का भी उतना ही होगा। तो सेंटर पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा mv r परपेंडिकुलर a/2√3। पहले का इतना है तो दूसरे का भी उतना ही, तीसरे का भी उतना ही, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम 3 टाइम्स हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया बताओ, ये √3/2 mva, टोटल एंगुलर मोमेंटम इतना हो गया। तो ये कौन सा आंसर है, कौन सा है, फोर्थ आंसर है √3/2 mv0a, फोर्थ आंसर करेक्ट है। लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें देख सकते हो कि बताओ उसके बाद क्या होगा, इनके बीच जो म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके कारण पास आएंगे ना। इनके म्यूचुअल ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसके कारण पास आएंगे, और फाइनली तीनों पार्टिकल कहाँ मिलेंगे, सेंटर पर ही मिलेंगे। लेकिन सोच के बताओ कि बताओ इस बार पूरे सिस्टम पर कोई बाहर से तो टच नहीं कर रहा है ना, तो बताओ इस बार पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा, और एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा मतलब पूरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब सेंटर के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इतना है, तो हमेशा एंगुलर मोमेंटम उतना की उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो बताओ हम लिख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, वो इस बार कंजर्व रहेगा। तो ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ओपन आई, मतलब ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आई। तो बताओ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण पास आएंगे, और जब सेंटर पहुंचेंगे तब बताओ सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी। जब सेंटर पर मिलेंगे तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंड्स टू जीरो, तो एंगुलर वेलोसिटी टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगी। ये सोच सकते हो, बाकी यहाँ तो केवल एंगुलर मोमेंटम ही निकालना था, तो इजीली तुम कर सकते हो इसको। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो यहाँ डायग्राम छोटा है, इसको बड़ा करके बना देता हूँ। देखो इसमें हमको दे रखा है कि दो ऐसे स्फेरिकल सरफेस हैं, इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसकी भी r, और दोनों सरफेस के बीच आपस में डिस्टेंस 2r है। ये दोनों स्फेरिकल पार्ट ग्लास के बने जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और बीच वाले पार्ट में एयर है ना। अब देखो हमको दे रखा है कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो इस स्फेरिकल सरफेस से r/2 डिस्टेंस पर, तो उस स्फेरिकल सरफेस से 3r/2 डिस्टेंस पर होगा। तो बताओ ऑब्जेक्ट की जो रेस आगे की ओर जाएंगी वो इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी, तो उससे एक इमेज बनेगी,
और ऑब्जेक्ट की जो रेस पीछे की ओर जाएंगी वो इस वाले स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी तो उससे दूसरी इमेज बनेगी। तो इससे बनने वाली इमेज I1, उससे बनने वाली इमेज I2, इन दोनों के बीच आपस में डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बताओ, है ना, बताओ ऑब्जेक्ट की कुछ रेस ऐसी होंगी जो आगे की ओर जाएंगी, ऑब्जेक्ट की जो रेस आगे की ओर जाएंगी वो इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी। तो बस इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए, इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं अपना n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। बताओ रेस कहाँ से कहाँ जा रही हैं, अभी एयर से ग्लास में जा रही है, तो पहला मीडियम एयर है, इससे n1 का काम तो 1 और दूसरा मीडियम ग्लास है तो n2 1.5। सारी डिस्टेंस इस स्फेरिकल सरफेस से मेजर करेंगे और इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही है, इससे इस साइड के डिस्टेंस को नेगेटिव और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही है तो इधर पॉजिटिव। बस अब तो भगवान का नाम लेकर के वैल्यू रख देते हैं। n2, तो n2 कितना है 1.5, जिसको 3/2 लिख देता हूँ, अपन v निकालना है, माइनस n1 कितना है 1 अपन u। तो ऑब्जेक्ट जो r/2 इस साइड है तो क्या लिखेंगे माइनस r/2 इक्वल टू n2 तो 3/2 n1 1 अपन r। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r तो है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगी, इससे क्या लिखेंगे माइनस r। इसको सॉल्व कर लेना डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने पर तुम्हारे पास v इक्वल टू माइनस 0.6 आ रहेगा। तो इसको अलग डायग्राम बता रहा हूँ। तो बताओ इस स्फेरिकल सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा ना उसमें इमेज डिस्टेंस माइनस 0.6 आर। तो होता इमेज डिस्टेंस नेगेटिव तो इमेज इस साइड बनेगी और 0.6 आर डिस्टेंस पर बनेगी। तो इस स्फेरिकल सरफेस से जो इमेज बनेगी उसको मैं I2 बोल लेता हूँ, वो 0.6 आर इधर बनेगी। और आगे बढ़ते हैं बताओ ऑब्जेक्ट की कुछ रेस ऐसी होंगी जो आगे की ओर पीछे की ओर जाएंगी और ऑब्जेक्ट की जो रेस पीछे की ओर जाएंगी वो इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्ट होंगी। बस अब इमेज कहाँ बनेगी उसके लिए, अब इस स्फेरिकल सरफेस से भी वो रिफ्रैक्शन का अपना फॉर्मूला n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। बताओ इस बार भी रे कहाँ से कहाँ जा रही है, बताओ एयर से ग्लास में जा रही है, तो पहला मीडियम एयर है तो n1 तो 1 और दूसरा मीडियम ग्लास है तो n2 1.5। और बताओ साइन कन्वेंशन, तो अब इस स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन है तो सारी डिस्टेंस इस स्फेरिकल सरफेस से मेजर करेंगे और वो अपना कंसेप्ट की इंसिडेंट इस साइड से आ रही है तो इस साइड नेगेटिव और इधर की ओर जाने का प्रयास कर रही है तो इसको पॉजिटिव। बस वैल्यू रखते हैं n2, तो n2 1.5 ओपन v निकालना है माइनस n1 1 ओपन u। तो ऑब्जेक्ट 3r/2 इस साइड है तो माइनस 3r/2 इक्वल टू n2 तो 1.5 है 3/2 n1 1 ओपन r। तो सरफेस ऐसी मुड़ी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगी तो माइनस r। इसको सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास v इक्वल टू आई थिंक माइनस 9r/7 इतना आएगा। ठीक है, माइनस 9/7 तो थोड़ा सा अत्याचार है, बाकी 9/7 का डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 1.2857 आर ही आएगा। ठीक है ना तो बताओ इस बार भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है ना इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रही है तो इमेज इस साइड बनेगी और कितने डिस्टेंस पर बनेगी 1.2857 आर इधर बनेगी। तो बस यानी इसको हम I1 बोल देते हैं। बस पूछा है कि दोनों इमेजेस के बीच आपस में डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो देख सकते हो, बताओ दोनों स्फेरिकल सरफेस की टोटल डिस्टेंस कितनी है 2r, है ना। दोनों स्फेरिकल सरफेस की टोटल डिस्टेंस 2r है, उसमें I1 यहाँ बन रहा है I2 इधर बन रहा है, तो I1 और I2 के बीच आपस में डिस्टेंस कितनी होगी 2r माइनस 1.2857 r एंड 0.6 r। ये सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो 0.114 r। तो बनने वाली दोनों इमेजेस के बीच आपस में डिस्टेंस 0.114 r होगी। तो थर्ड ऑप्शन है, इसको कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है और दूसरा बुरी बात है कि ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज दे रखे हैं, तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा
एक्यूरेट करना होगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 देखना, ये वेरिएबल मास का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई कन्वेयर बेल्ट है या सिंपल शब्दों में कोई गाड़ी है जो कि इसे आगे की ओर मूव कर रही है, स्मूथ सरफेस पे मूव कर रही है। हम क्या करें कि उसके ऊपर रेत गिरा रहे हैं, ठीक है। रेत गिराने के कारण इसकी स्पीड चेंज हो सकती है ना। तो चलो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी v है। देखो क्वेश्चन दे रखा है कि रेत गिराने की जो रेट है वो √v के प्रोपोर्शनल है। तो रेत गिराने की रेट मतलब dm/dt प्रोपोर्शनल टू √v, तो dm/dt इक्वल टू k√v। तो बताओ रेत गिराएंगे तो उसके कारण गाड़ी भारी हो जाएगी ना, है ना। रेत गिराएंगे तो उसके कारण गाड़ी भारी हो जाएगी, मतलब आलसी हो जाएगी, तो उसके कारण इसकी वेलोसिटी घट सकती है ना। लेकिन इस बार रेत गिराने के बावजूद भी हमको कुछ भी करके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रखनी है। तो बताओ भारी होने के बावजूद भी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमको अपनी ओर से कुछ फोर्स लगाना होगा, हमको या एक्सटर्नल एजेंट को कुछ फोर्स लगाना होगा। तो बस पूछा है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमको फोर्स कितना लगाना होगा और हमको पावर कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी वो देखना है। इसका मतलब फोर्स अप्लाइड बाय अस। तो भारी होने के बावजूद भी स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए हमको फोर्स कितना लगाना होगा वो देखना है। तो मान लेते हैं कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसको फोर्स अप्लाइड बाय अस। तो बताओ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट केस है, यहाँ तो मैथमेटिक्स से ही करेंगे। तो तुमको पता होगा कि अगर मास कांस्टेंट हो तब तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास m इनटू एक्सेलरेशन dv/dt। लेकिन अगर वेरिएबल मास का कोई सिस्टम हो तो तब न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m dv/dt तो होता है, लेकिन फिर -v रिलेटिव dm/dt हो जाता है। तो ये पढ़ा होगा कि वेरिएबल मास की इक्वेशन क्या होती है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब m dv/dt माइनस v रिलेटिव dm/dt। बस सिंपली इसमें वैल्यू रखते हैं। पहले नेट एक्सटर्नल फोर्स तो होता है एक्सटर्नल फोर्स के नाम पर कौन सा फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की जगह तो क्या आएगा, फोर्स अप्लाइड बाय अस ही आ जाएगा, इक्वल टू मास। तो इसका मास चेंज हो रहा हो तो मास कितना भी हो लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है तो dv/dt 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई, माइनस v रिलेटिव dm/dt। पता होगा कि इसमें v रिलेटिव क्या होता है, एंटर करने वाले मास का गाड़ी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी। तो तुम बताओ कि गाड़ी की x वेलोसिटी v, एंटर करने वाले रेत की x वेलोसिटी 0, सही है ना। तो गाड़ी की x वेलोसिटी v, एंटर करने वाले रेत की x वेलोसिटी 0, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में एंटर करने वाले रेत की x रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 माइनस v, मतलब कितनी हो जाएगी, -v। और dm/dt मास एंटर करने की रेट, तो मास एंटर करने की रेट कितनी है, k√v है। बस को सॉल्व कर लेना, ये तो 0 है, माइनस माइनस का प्लस। तो बताओ वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना होगा, k, और v इंटू √v करेंगे तो v की पावर 3/2। तो बस इस गाड़ी की वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन रखने के लिए हमको फोर्स इतना लगाना होगा, तो हमको पावर कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी वो देखना है। तो फोर्स इतना लगाना होगा तो हमको पावर कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, हमारा लगाया गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो हमारा लगाया गया फोर्स तो k v की पावर 3/2 इंटू वेलोसिटी v। तो हमको जो पावर सप्लाई करनी पड़ेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, v की पावर 5/2, ठीक है ना। लिख देता हूँ कि वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए हमको जो पावर सप्लाई करनी पड़ेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, v की पावर 5/2। तो दोनों स्क्वायर कर दिया है, तो p स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू v की पावर 5। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 देखना, इसमें हमको दे रखा है कोई गर्म कॉफ़ी है, ठंडा करने के लिए इसको एनवायरनमेंट में रखा है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो गर्म कॉफ़ी से हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर गिरेगा ना। तो दे रखा है कि टेम्परेचर 90 डिग्री से 80 डिग्री गिरने में t टाइम लग रहा है, t मिनट का टाइम लग रहा है। तो टेम्परेचर 80 डिग्री से 60 डिग्री गिरने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिना कैलकुलेशन के लॉजिकली अनुमान लगा सकता है। चलो एक बार देखते हैं कि टेम्परेचर 80 डिग्री से 70 डिग्री गिरने में कितना टाइम लगेगा, वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो बताओ
शुरू में कॉफ़ी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट तेज़ी से निकलेगी, इससे शुरू में टेम्परेचर तेज़ी से गिरेगा, तो शुरुआत में टेम्परेचर 10 डिग्री गिरने में टाइम कम लगेगा और टी है। फिर तो बाद में कॉफ़ी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो अब हीट धीरे धीरे निकलेगी, इससे अगले 10 डिग्री टेम्परेचर गिरने में टाइम ज़्यादा लगेगा। पहले 10 डिग्री गिरने में टाइम टी लग रहा है, तो अगले 10 डिग्री गिरने में टाइम जो लगेगा वो टी से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो फिर 70 से 60 डिग्री मतलब और अगले 10 मिनट में टेम्परेचर गिरने में और धीरे धीरे टेम्परेचर गिरेगा तो टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो इसमें टेम्परेचर टी लग रहा है ना, तो टेम्परेचर 80 डिग्री 70 डिग्री गिरने में जो टाइम लगेगा और टी से ज़्यादा होगा, और 70 डिग्री से 60 डिग्री गिरने में जो टाइम लगेगा तो टी से और भी ज़्यादा होगा। तो 80 से 60 डिग्री गिरने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 2t से भी ज़्यादा होगा। तो 2t से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन को चिपका सकते हैं लेकिन चलो ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाते, एक बार इसको सीधे साधे बच्चों टाइप से मैथमेटिकली कर लेते हैं है ना। तो बस तुम बताओ कि इस बारी पानी के टेम्परेचर में चेंज काफ़ी स्मॉल है, और पता होगा कि कभी पानी का टेम्परेचर में चेंज काफ़ी स्मॉल हो तो यहाँ हम न्यूटन्स कूलिंग लॉ का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं तो हमको पता है कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में जो हीट निकलने की रेट होती है वो कितनी होती है, k इंटू टी माइनस टी नॉट। इस रेट से हीट निकलेगी तो टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो देखना है। तो बस हीट निकलने की रेट को खोल कर क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। तो ये इक्वेशन लिखने में टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। हीट निकलने की रेट k इंटू टी माइनस टी नॉट और हीट निकलने की रेट को खोल करके माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। तो चलो पहले हम इस टेम्परेचर चेंज के लिए वैल्यू रखते हैं। बताया था कि माइनस को तो इग्नोर करेंगे, सिंपली एम एस डी टी क्या होगा, ए ड्यूरिंग कॉफ़ी के टेम्परेचर में चेंज, सिंपली ज़्यादा माइनस कम मतलब 90 माइनस 80 अपन डी स्मॉल टी क्या होगा, टाइम इंटरवल, तो वो कितना दे रखा है टी मिनट, इक्वल टू के कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, टी क्या होगा इस इंटरवल में कॉफ़ी का एवरेज टेम्परेचर। तो एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मतलब 90 प्लस 80 बाय 2, इसको तुम डायरेक्ट 85 भी लिख सकते हो, माइनस टी नॉट। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है 20, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर इस टेम्परेचर चेंज के लिए भी वैल्यू रखते हैं इस बार माइनस को इग्नोर करते हैं, एम एस डी कैपिटल टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो सिंपली ज़्यादा माइनस कम मतलब 80 माइनस 60 अपन डी स्मॉल टी टाइम इंटरवल। तो ये टाइम इंटरवल निकालना है तो इसको मैं डेल्टा टी टू बोल देता हूँ, इक्वल टू की, और ये तो कांस्टेंट है छेड़ते नहीं, ऐसे रहने देते हैं। टी क्या होगा इस, है ना, इस इंटरवल में कॉफ़ी का एवरेज टेम्परेचर सिंपली इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 मतलब 80 प्लस 60 बाय 2, तुम डायरेक्ट ही 70 भी लिख सकते हो, माइनस टी नॉट कितना है 20, ये सेकेंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर लोगे ना। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली इसमें इसका डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करोगे तो एम एस से एम एस कैंसिल, ये के से के कैंसिल, तो आगे सॉल्व कर लेना ना। तो इसको डिवाइड करके प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी टू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 13/5 इंटू टी। तो इसको लॉजिकली किया जा सकता था लेकिन मैथमेटिकली करेंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 देखना। तो इसमें हमको देखा है दो प्लैनेट है ए और बी, दोनों एक ही सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें दे रखा है कि प्लैनेट ए की रेडियस, प्लैनेट ए की ऑर्बिट की रेडियस कम है और प्लैनेट बी की ऑर्बिट की रेडियस ज़्यादा है ना। और कितना टाइम से, 2 टाइम से, मतलब कहने का मतलब है कि प्लैनेट ए की ऑर्बिटल रेडियस आर हो तो प्लैनेट बी की ऑर्बिटल रेडियस डबल होगी मतलब 2r होगी। उसके बाद दे रखा है कि प्लैनेट बी जो है वो प्लैनेट ए के कंपैरिजन में उसका मास 4√2 टाइम्स है, मतलब इसका मास m हो तो इसका मास कितना है 4√2 m ये है तो बस प्लैनेट ए के कंपैरिजन में प्लैनेट बी की का एंगुलर मोमेंटम कितना टाइम्स होगा वो देखना है, मतलब एल बी ओपन एल ए। चलो सबसे पहले तो देखना है कि ऑर्बिटल स्पीड कितने टाइम्स होगी वो देखना है। तो तुमको पता होगा कि कभी कोई प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर, है ना, कोई प्लैनेट सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड तो कितनी होती है √GMS ओपन
r, ठीक है ना। तो बताओ g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही है, दोनों प्लैनेट एक ही सन के चारों रिवॉल्व करें तो उनके लिए ms भी कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ इस बार इनकी ऑर्बिटल स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/√r होगी। तो बताओ a के कंपैरिजन में b के ऑर्बिटल रेडियस डबल है ना, ऑर्बिटल रेडियस डबल है, तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी, 1/√2 टाइम्स हो जाएगी। अब a के कंपैरिजन में b का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम के लिए तुम चाहो तो I इंटू ओमेगा भी लगा सकते हो, या श्रद्धा हो तो एमवीआर यूज कर लेते हैं। बताओ इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में प्लैनेट बहुत ही छोटे हैं ना, इस बार तो पार्टिकल के टाइप से काम करेंगे, तो सन के अबाउट रिवॉल्व करे प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चलो इस बार एमवीआर यूज कर लेते हैं बस। अब देख सकते हैं ना, तो बताओ प्लैनेट ए के कंपैरिजन में बी का मास कितना टाइम्स है, 4√2 टाइम्स है। प्लैनेट ए के कंपैरिजन में बी की ऑर्बिटल स्पीड कितना टाइम्स है, 1/√2 टाइम्स है। और प्लैनेट ए के कंपैरिजन में बी की ऑर्बिटल रेडियस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो सॉल्व करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया बताओ, 8 टाइम्स। तो प्लैनेट ए के कंपैरिजन में बी का एंगुलर मोमेंटम 8 टाइम्स होगा, मतलब एल बी ओपन एल ए का रेशो 8 होगा। ये कर सकते हो तुम। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो यहाँ जगह थोड़ी कम है, इसलिए नए पेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि दो गाड़ियाँ हैं P और Q, t=0 पर दोनों गाड़ियाँ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं। इनकी इनिशियल वेलोसिटी के बारे में नहीं बोल रखा है, तो चलो मान लेते हैं कि P की इनिशियल वेलोसिटी u1 और Q की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। एक्सेलरेशन के बारे में दे रखा है तो दे रखा है कि जो गाड़ी P है इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रहा है। लिखा तो है कि एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ रहा है, लेकिन इनकी भावना है कि इसका एक्सेलरेशन टाइम के साथ प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शन t, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू kt। और जो दूसरी गाड़ी है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a2 जितना कांस्टेंट है। तो पूछा है कि t=0 पर तो गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, लेकिन t=0 को इंक्लूड करके ये गाड़ियाँ मैक्सिमम कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब कितनी बार मिलेंगी वो देखना है। तो ध्यान रखना कि गाड़ियाँ मैक्सिमम कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगी वो डिपेंड करेगा कि u1 u2 में कौन ज़्यादा है। तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि u2 कम है और u1 ज़्यादा है, तो गाड़ियाँ कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगी वो हमको देखना है। तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन है तो इसको लॉजिकली कर सकता है, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट थिंकिंग है, लेकिन फिर भी कोई स्मार्ट पर्सन है तो इसको लॉजिकली कर सकता है। तो तुम बताओ कि शुरू में Q की वेलोसिटी कम है ना, शुरू में Q की वेलोसिटी कम है और P की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो शुरू में क्या होगा कि Q तो पीछे रह जाएगा और जो P है वो उससे आगे निकल जाएगा। तो t=0 पर तो क्या होगा, Q तो पीछे रह जाएगा और P से आगे निकल जाएगा, तो t=0 पर पहली बार क्रॉस करेंगे। लेकिन उसके बाद बताओ, है ना, उसके बाद बताओ कि स्टार्टिंग में P का एक्सेलरेशन 0 है ना, स्टार्टिंग में तो t=0 पर P का एक्सेलरेशन 0 होगा और उसके बाद एक्सेलरेशन काफ़ी कम होगा, और Q का एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो जो कि ज़्यादा होगा ना तो कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में P का एक्सेलरेशन कम होगा तो P की वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, और Q का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो Q की वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ेगी। तो तब P की वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन Q की वेलोसिटी तेज़ी से बढ़ेगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि अब जो P है वो थोड़ा सा पीछे रह जाएगा और अब Q उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, तो बताओ आगे Q का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, Q का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब Q की वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। लेकिन P का जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो Q का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो Q की वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। लेकिन P का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, मतलब P की वेलोसिटी ज़्यादा रेट से बढ़ेगी। तो बताओ Q की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, लेकिन P की वेलोसिटी ज़्यादा रेट से बढ़ेगी। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि अब Q पीछे रह जाएगा और P उससे
आगे निकल जाएगा, और उसके बाद तो क्या होगा, क्यू बेचारा पीछे के पीछे ही रहेगा, और क्यू से बहुत, है ना, क्यू तो पीछे के पीछे ही रहेगा लेकिन पी से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। अब और कोई क्रॉसिंग नहीं होगी, तो बताओ ये पार्टिकल कितनी बार क्रॉस करेंगे, एक तो टी इक्वल 0 पर क्रॉस करेंगे, एक यहाँ क्रॉस करेंगे और एक यहाँ क्रॉस करेंगे, मतलब पार्टिकल मैक्सिमम 3 बार एक दूसरे को पार कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर उल्टा हो, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा और इसकी वेलोसिटी कम हो, तो फिर ये मैक्सिमम 2 ही बार पार कर पाएंगे। बाकी अगर u2 कम और u1 ज़्यादा हो तब तो ये मैक्सिमम 3 बार एक दूसरे को पार करेंगे। तो मैक्सिमम कितनी बार एक दूसरे को पार कर पाएंगे, तो आंसर होगा कि मैक्सिमम 3 बार एक दूसरे को पार कर पाएंगे। ये तो लॉजिकली किया, लेकिन एक बार इसी चीज़ को मैथमेटिकली कर लेते हैं। तो वही कैसे रहा हूँ कि पार्टिकल कितनी बार पार करेंगे उसको मैथमेटिकली करना है। तो बताओ दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं, दोनों के मोशन को एक साथ देखना बहुत टफ है, तो क्या करते हैं, एक को रिलेटिव रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में दूसरे का मोशन देखते हैं। चलो आसानी के लिए क्यू के कंपैरिजन में पी का रिलेटिव मोशन, बस क्यू के कंपैरिजन तो क्यू को रिलेटिव रोक देते हैं और उसके कंपैरिजन में पी का रिलेटिव मोशन। पहले क्यू के कंपैरिजन में पी की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, तो बताओ दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव के लिए घटा देंगे। तो तक क्यू की इनिशियल वेलोसिटी u2 इतनी कम है, p की इनिशियल वेलोसिटी u1 जितनी ज़्यादा है, तो q के कंपैरिजन में p की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, u1 माइनस u2, है ना, पता होगा सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव के लिए घटाए थे ना। तो q के कंपैरिजन में p की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी तो u1 माइनस u2 होगी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में u रिलेटिव। अब रिलेटिव एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन भी सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव के लिए घटा सकते हैं। तो था q का एक्शन a2, p का एक्शन kt, तो q के कंपैरिजन में p का रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, kt माइनस a2 इतना हो जाएगा। तो बस रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव एक्सेलेरेशन आ गया, तो बस दोनों क्रॉस करने के लिए, मिलने के लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। उसके लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो हमको पता है कि अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता तब तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते थे, s रिलेटिव इक्वल u रिलेटिव t प्लस हाफ a रिलेटिव t स्क्वायर, लेकिन इस बार रिलेटिव एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो इस बार हमको बेसिक इंटीग्रेशन से ही करना होगा। तो लिख देता हूँ कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना है, kt माइनस a2, रिलेटिव एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं बल्कि चेंज कर रहा है, तो अब इसको इंटीग्रेशन से करना होगा। वही अपना तरीका कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी, और उसका एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। पहले रिलेटिव वेलोसिटी तो होता एक्सेलेरेशन को dv बाई dt, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन को dv रिलेटिव बाई dt, dt को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो इधर dv रिलेटिव इक्वल इधर कितना आ जाएगा, kt माइनस a2 इंटू dt। बस सिंपली दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट रखते हैं, t इक्वल 0 से t इक्वल t। बताओ t इक्वल 0 पर या स्टार्टिंग में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, u रिलेटिव, और किसी जनरल t टाइम पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो उसको v रिलेटिव बोल देते हैं। बस इंटीग्रेशन, कचरा इधर कर रहा हूँ, ओनली dv रिलेटिव का इंटीग्रेशन v रिलेटिव, अपर लिमिट रखेंगे तो v रिलेटिव, लोअर लिमिट रखेंगे तो u रिलेटिव इक्वल टू, इधर k कांस्टेंट है बाहर, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 माइनस a2 कांस्टेंट है बाहर, ओनली dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो ये आएगा, लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे 0, u रिलेटिव को उधर ट्रांसफर कर लेना। तो बस उधर ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास v रिलेटिव तो कितना आ जाएगा, kt स्क्वायर बाय 2 माइनस a2t प्लस u रिलेटिव, तो v रिलेटिव इतना आ जाएगा। बस आराम से बताओ कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके रिलेटिव वेलोसिटी निकाल ली, रिलेटिव वेलोसिटी का एक बार और इंटीग्रेट करके रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो हमको पता है ना कि रिलेटिव
वेलोसिटी को खोल करके ds बाई dt, तो रिलेटिव वेलोसिटी को खोल करके क्या लिख सकते हैं, ds रिलेटिव बाय dt, dt को उधर ट्रांसफर करते हैं तो ds रिलेटिव इक्वल टू कितना आ गया, kt स्क्वायर बाई 2 माइनस a2t प्लस u रिलेटिव इंटू dt। बस वापस दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट t इक्वल 0 से t इक्वल 0 पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 था और t टाइम पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना s रिलेटिव। अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ओनली ds रिलेटिव का इंटीग्रेशन s रिलेटिव, अपर लिमिट रखेंगे s रिलेटिव, लोअर लिमिट रखेंगे 0 इक्वल टू, इधर देखना k बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर और होता टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, के टी क्यूब बाई 6 माइनस a2 कॉन्स्टेंट है बाहर और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा a2 टी स्क्वायर बाई 2 प्लस u रिलेटिव कॉन्स्टेंट है बाहर और ओनली dt का इंटीग्रेशन t, ये आएगा। अपर लिमिट में t की जगह t रखेंगे तो ये आएगा, लोअर लिमिट में t की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कई बार कर चुके हो वही तरीका, ठीक है ना, कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन का एक बार इंटीग्रेट करके रिलेटिव वेलोसिटी और उसका एक बार और इंटीग्रेट करके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो चलो इसमें t बाई 6 कॉमन ले लेते हैं, है ना, t बाई 6 कॉमन लेंगे तो k2 स्क्वायर माइनस 3a2t प्लस 6 u रिलेटिव इतना आएगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना आएगा। बस आराम से बताओ कि पार्टिकल के क्रॉस करने के लिए या पार्टिकल के मिलने के लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया और क्रॉस करने या मिलने के लिए रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक सॉल्यूशन तो क्या आएगा, t इक्वल 0 और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा, के टी स्क्वायर माइनस 3a2t प्लस 6 u रिलेटिव इक्वल टू 0। तो एक सॉल्यूशन तो t इक्वल 0 आ गया और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। देखते होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, देखते होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे मतलब दो बार और पार्टिकल मिलेंगे, लेकिन एक बार देखना होगा कि ये सॉल्यूशन रियल होंगे या नहीं वो देखना होगा, और साथ में ये टाइम के जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव होने चाहिए, टाइम का नेगेटिव सॉल्यूशन का कोई महत्व नहीं है। तो एक बार इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2 है। तो लिख देता हूँ माइनस बी का काम कौन कर रहा है, माइनस 3a2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a2 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या आएगा k और c की जगह क्या आएगा 6u रिलेटिव अपन 2 इंटू ए की जगह k। तो ये भी कर सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा 3a2 प्लस माइनस अंडर रूट 9a2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 24k इंटू यू रिलेटिव ओपन 2k, ये आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, लेकिन टाइम के पॉजिटिव सॉल्यूशन ही मीनिंगफुल है। तो तुम बताओ कि ये जो प्लस वाला सॉल्यूशन है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा तो वो तो अपना मीनिंगफुल रहेगा ही, लेकिन चक्कर ये माइनस वाले पार्ट में चक्कर है। तो बताओ, है ना, चक्कर है जो माइनस वाले पार्ट है उसमें चक्कर है। तो बताओ उसमें इधर क्या है 3a2, है ना, टाइम की पॉजिटिव सॉल्यूशन का ही मीनिंगफुल है। तो बताओ यहाँ तो क्या है 3a2, लेकिन यहाँ रूट 3a2 स्क्वायर माइनस दिस थिंग ये सब है। तो तुम बताओ कि बताओ अगर u रिलेटिव पॉजिटिव हो, सोच के बताओ कि अगर u रिलेटिव पॉजिटिव हो तो उस केस में ये चीज़ 3a2 से कम होगी, ये तो 3a2 है लेकिन ये 3a2 से कम होगी, तो होता है जो सॉल्यूशन होगा पॉजिटिव होगा जो कि मीनिंगफुल होगा। तो ध्यान रखा कि ये वाला जो सॉल्यूशन था वो तो मीनिंगफुल है ही, लेकिन माइनस वाला सॉल्यूशन मीनिंगफुल तभी होगा जब u रिलेटिव पॉजिटिव हो। तो u रिलेटिव पॉजिटिव हो तो ये चीज़ 3a2 से कम होगी, ये 3a2 है लेकिन ये 3a2 से कम होगी तो ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होगी, तो टाइम का पॉजिटिव सॉल्यूशन ये वाला भी सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा। बस हम कह सकते हैं कि पार्टिकल कब कब क्रॉस करेंगे, एक तो t इक्वल 0 पर क्रॉस करेंगे
और अगर यू रिलेटिव जो है वो पॉजिटिव है तो फिर ये दोनों सॉल्यूशन मीनिंगफुल होंगे, तो ये 2 बार और मिलेंगे। तो एक तो t इक्वल 0 पर मिलेंगे और एक 2 बार और मिलेंगे, मतलब टोटल पार्टिकल्स 3 बार मिलेंगे, मतलब 3 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए पार्टिकल मैक्सिमम 3 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, लेकिन वो कब वैलिड है? जब यू रिलेटिव पॉजिटिव हो तभी वैलिड है। लेकिन सोच के बताओ कि अगर यू रिलेटिव पॉजिटिव नहीं, यू रिलेटिव नेगेटिव हो, तो यू रिलेटिव अगर नेगेटिव हो तो होता है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये चीज़ 3a2 से ज़्यादा होगी। ये तो 3a2 है, लेकिन ये चीज़ 3a2 से ज़्यादा हो जाएगी, तो इनका जो डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो टाइम का जो तीसरा सॉल्यूशन है वो नेगेटिव होगा, जो मीनिंगलेस होगा। तो फिर ये पार्टिकल 2 बार ही क्रॉस करेंगे, लेकिन पूछा है कि मैक्सिमम कितनी बार क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए यू रिलेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। तो यू रिलेटिव पॉजिटिव हो तो फिर ये दोनों सॉल्यूशन पॉजिटिव होंगे, तो पार्टिकल तब मैक्सिमम कितनी बार मिलेंगे? एक तो t इक्वल 0 पर मिलेंगे और 2 बार और मिलेंगे, मतलब मैक्सिमम में पार्टिकल 3 बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो क्वेश्चन काफ़ी टफ था, है ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी के भी सही इंफॉर्मेशन दे देता तब तो फिर भी किया जा सकता था, अदरवाइज बहुत टफ था। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सोच समझ कर करना होता है। और ये बोल रहा हूँ कि अगर बहुत कॉम्प्लिकेट लगे और बुद्धि नहीं चल रही हो तो ऐसे टफ क्वेश्चन को स्किप किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो इसमें हमको दे रखा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें जो प्लेट लिए हैं वो लार्ज सर्कुलर प्लेट लिए हैं जिनकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर है। तो लार्ज सर्कुलर प्लेट है, इनको काफ़ी पास रखा है। अब इनको चार्ज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं, और करंट 0.15 एम्पियर है, मतलब रेट ऑफ चार्ज फ्लो कितना होगा? 0.15 एम्पियर। तो बताओ चार्ज फ्लो कराएंगे तो उसके कारण कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा, तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस किस रेट से बढ़ रहा है? 7 × 10⁸ वोल्ट पर मीटर, इस रेट से पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो बस प्लेट की भी डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। तो बस सिंपल तरीका है कि Q और V में रिलेशन निकालेंगे और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dQ/dt और dV/dt में भी रिलेशन आ जाएगा। तो चलो पहले Q और V में रिलेशन तो पता है कि कैपेसिटर का चार्ज और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, और रिलेशन क्या होता है? Q = CV। तो Q = C, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? ε0 A/d × V। तो बस इस रेट से चार्ज आ रहा है, वोल्टेज किस रेट से चेंज करेगा उसके लिए दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। इधर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dQ/dt = ε0 A/d, तो कांस्टेंट है बाहर, और v का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन dV/dt। बस वैल्यू रख देते हैं। dQ/dt तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो, तो करंट तो वो कितनी दे रखी है? 0.15 एम्पियर इक्वल टू ε0। तो ε0 की वैल्यू इस बार क्या लेनी है हमको? 9 × 10⁻⁻12 लेनी है। ए प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया तो कितना होगा? πr²। तो पाई की वैल्यू हमको 22/7 लेनी है, इंटू r 0.1 का स्क्वायर। अपन d निकालना है तो ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू dV/dt। तो dV/dt इसके रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज तो वो कितना दे रखा है? 7 × 10⁸ इतना दे रखा है। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो d तुम्हारे पास 1320 माइक्रोमीटर ये आएगा। तो अपना आंसर 1320 माइक्रोमीटर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई आइडियल सॉलिड है, नंबर ऑफ वाइंडिंग 200 है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके इसमें करंट 0.29 एम्पियर फ्लो करा रहे हैं, और उसके कारण इस सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 2.9 × 10⁻⁻4 टेस्ला है। और हमको किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उसका जिक्र नहीं किया गया, मतलब इनके कहने की भावना है कि इस सॉलिड के अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है और सब जगह 2.9 × 10⁻⁻4 ही है। तो सॉलिड की लेंथ कितनी होगी वो देखना है। तो ध्यान रखना है ना कि किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड उसका जिक्र नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि इस सॉलिड के अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए इसको इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड मान लेंगे। ठीक, तो लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना है ना, ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि इस सॉलिड की क्रॉस सेक्शन रेडियस काफ़ी कम है और उसके कंपैरिजन में इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है।
कुछ भी नहीं कहा जाए तो यही मानते हैं कि सॉलिड की रेडियस तो काफ़ी कम है और उसके कंपैरिजन में लेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको हम ऑलमोस्ट इन्फिनिटी लॉन्ग आइडियल सॉलिड मान सकते हैं। और इन्फिनिटी लॉन्ग आइडियल सॉलिड हो तो अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा और कितना होगा, म्यू नॉट ni वैल्यू रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड 2.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, म्यू नॉट की वैल्यू तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है। स्मॉल एन नंबर ऑफ वाइंडिंग पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ वाइंडिंग तो 200 ओपन इसकी लेंथ निकालनी है इंटू आई तो करंट 0.29 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेना, ये 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा तो आगे सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसकी लेंथ आई थिंक 8 पाई सेंटीमीटर आ रही है। तो इस सॉलिड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 पाई सेंटीमीटर। तो ये जो ब्लैंक पार्ट है उसके अंदर हमको क्या लिखना होगा, 8 लिखना होगा, ये अपना आंसर होगा। तो इसमें एक चक्कर है कि बताओ इस सॉलिड की यानी सॉलिड की क्रॉस सेक्शन रेडियस तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन सॉल्व करने पर इसकी लेंथ 8 पाई सेंटीमीटर। तो बताओ इस बार इस सॉलिड की जो लेंथ है वो क्रॉस सेक्शन रेडियस की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि इस बार सॉलिड की जो लेंथ है वो क्रॉस सेक्शन रेडियस के कंपेरेबल है। और बताओ लेंथ क्रॉस सेक्शन रेडियस के कंपेरेबल है तो अब इसको इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड नहीं बोल सकते, और इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड नहीं बोल सकते तो अब मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना। बताओ ना, लेंथ क्रॉस सेक्शन रेडियस के कंपेरेबल है तो अभी इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड नहीं रहेगा, है ना। तो अब अंदर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी नहीं रहेगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेट आएगा। तो एक लाइन में बोलने का मतलब है कि पूरे क्वेश्चन का कचरा हो गया, है ना। लेंथ रेडियस के कंपेरेबल है तो अभी इन्फिनिटी लॉन्ग सॉलिड नहीं रहेगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, पूरे क्वेश्चन का कचरा हो गया। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन में, है ना, जिसमें डेटा ढंग से नहीं दे रखे हैं तो ऐसे केस में हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना आना चाहिए। तो मन में समझ जाना कि इन्होंने सॉलिड की क्रॉस सेक्शन रेडियस लिखी तो 10 सेंटीमीटर, लेकिन की भावना ये है कि क्रॉस सेक्शन रेडियस बहुत ही कम है, लिखी 10 सेंटीमीटर लेकिन की भावना क्या है 10 मिलीमीटर ऐसी कुछ है, ठीक है। तो एग्जामिनर से झगड़ा मत कर दें बेटा, ऐसे में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो समझ जाएंगे कि इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस लिखी तो 10 सेंटीमीटर लेकिन की भावना है कि क्रॉस सेक्शन रेडियस काफ़ी कम है, तो फिर उसके कंपैरिजन लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, तो म्यू नॉट ni से हम काम चला देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। तो इसमें हमको देखा है कोई भी क्वांटिटी Q, ये मेजर्ड क्वांटिटी ए बी सी डी पे डिपेंड कर रही है और ए बी की पावर 4 अपन सी डी इस टाइप चेंज कर रही है, जहाँ ए की वैल्यू 60 है और उसके मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी या मैक्सिमम एरर 3 है, बी की वैल्यू 20 है, बी की मेजर्ड वैल्यू 20 है और इसके मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी एरर 0.1, सी की मेजर्ड वैल्यू 40 और इसके मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.2, डी की मेजर्ड वैल्यू 50 है और इसके मेजरमेंट में मैक्सिमम अनसर्टेनिटी 0.1 है। तो बस पूछा है कि इस क्यू मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी होगी वो देखना है। तो चलो पहले देखते हैं कि ए बी सी और डी इनकी मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितनी होगी वो देखना है। मतलब हमको पहले डेल्टा ए बाय ए देखना है, तो होता डेल्टा ए कितना है 3, अपन ए कितना है 60, लेकिन परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा, तो ये 5% आ गया। ऐसे ही डेल्टा बी बाय बी देख सकते हैं, डेल्टा बी तो बी में मैक्सिमम एरर 0.1, अपन बी कितना है 20 और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे तो डेल्टा बी बाय बी कितना आ जाएगा अपने पास 0.5%। वैसे हम डेल्टा सी बाय सी भी कर सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, डेल्टा सी बाय सी भी कर सकते हैं, तो होता डेल्टा सी मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर 0.2, अपन सी मेजर्ड वैल्यू 40 और परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे तो ये भी कितना आएगा 0.5%। और डेल्टा डी बाय डी देखते हैं, तो डेल्टा डी मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर 0.1, अपन डी कितना है 50 इंटू परसेंटेज के लिए 100 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.2%। तो बस ए बी सी डी इनमें मेजरमेंट के कारण क्यू मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है। तो पता है कि क्यू जो है वो इनके क्यू जो है इनके मल्टीप्लाई डिवीजन की फॉर्म में है,
तो मैक्सिमम एरर निकालने के लिए लॉग लेकर के डिफ्रेंसिएशन, लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ln q इक्वल इधर कितना आ जाएगा, ln a प्लस 4 ln b माइनस ln c माइनस ln d, इतना आ गया। तो अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं, बताओ ln q का डिफ्रेंसिएशन 1/q इंटू डी क्यू, इसको डेल्टा q बोल लेता हूँ, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, डेल्टा q बाय q। ln a का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा a बाय 4 कांस्टेंट है बाहर, ln b का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा b बाय b माइनस ln c का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा c बाय c माइनस ln d का डिफ्रेंसिएशन डेल्टा d बाय d, इतना आ गया। फिर हमको Q मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालनी है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए माइनस का भी प्लस कर देंगे ताकि सारी एरर जुड़ जाए और मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ जाए। तो बस बताओ डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, 5%, डेल्टा बी बाय बी को क्या लिख सकते हैं, 0.5%, डेल्टा सी बाय सी को क्या लिख सकते हैं, 0.5%, और डेल्टा डी बाय डी को क्या लिख सकते हैं, 0.2%। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा क्यू अपन क्यू मैक्स मतलब क्यू मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 5%, ये 2, इसको सॉल्व कर लेना तो ये कितनी आएगी 7.7% इतनी आएगी। और क्यू मेजरमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज एरर को किसके बराबर करना है, x बाय 1000 के बराबर करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 7700, बस x की वैल्यू 7700 ये होनी चाहिए, तो ये आंसर है ना। तो एनटीए ने पहले 77 दिया था, उसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया था कि फ्रैक्शनल एरर है, तो बताओ फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी 7.7 और परसेंटेज के लिए डिवाइड बाय 100 फ्रैक्शनल एरर इतनी हो जाएगी, और फ्रैक्शनल एरर को x बाय 1000 के बराबर करेंगे तब तो x कितना आ जाएगा अपने पास 77 आ जाएगा। लेकिन है ना लिखा है क्लियरली कि ये जो है लिखा है कि हमको क्या निकालनी है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो परसेंटेज एरर के लिए तो हमको परसेंटेज एरर को x बाय 1000 के बराबर करना है, तो इसका आंसर x बाय x इक्वल टू 7700 ये होगा। तो पहले तो एनटीए ने आंसर ये दिया था, लेकिन बाद में करेक्ट करके 7700 उन्होंने कर लिया था, इसको कर सकते हो।